गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ दिन से हम लोग यूट्यूब पे नहीं आ रहे थे, एक्चुअली बिजली ही नहीं थी। चलिए एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत छूट गया है, उसको मेंशन कर दीजिए। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं विद्यार्थी सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ चार्जेज। ये क्या होता है सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ चार्जेज? आप लोग याद कीजिए, साउंड का क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ाया गया था तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तरंग दिए गए होते हैं तो उनके विस्थापनों को सदिश के रूप में जोड़ने की प्रक्रिया को तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से आवेशों में भी होता है। देखिए कैसे क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई निकाय है, उस निकाय में बहुत सारा आवेश है। जैसे ये R1 दूरी पर ये Q1 आवेश है। जैसे विद्यार्थी ये R2 दूरी पर ये Q2 आवेश है। जैसे ये R3 दूरी पर ये Q3 आवेश है। इसी प्रकार से बहुत सारा आवेश है, बहुत सारा आवेश। और ये Rn दूरी पर ये Qn आवेश है। तो इस सिस्टम में, इस निकाय में दो या दो से अधिक आवेश है और एक तीसरा आवेश है ये Q0। तो कहता है, ध्यान समझिएगा, कि जब किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तो एक तीसरे आवेश के द्वारा उन आवेशों पर लगाए गए बलों को सदिश के रूप में जोड़ने की प्रक्रिया को आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आ गया समझ में? चलिए एक बार और समझा देते हैं हम, ध्यान समझिएगा। कहता है कि जब किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तो एक तीसरे आवेश के द्वारा या एक तीसरे अन्य आवेश के द्वारा उन आवेशों पर लगाए गए बल को सदिश के रूप में जोड़ने की प्रक्रिया को आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो गया? मतलब इस तीसरे आवेश अन्य आवेश के द्वारा इन सभी आवेशों को अलग अलग लगाए गए बल को यदि हम सदिश के रूप में जोड़ देते हैं तो उसी प्रक्रिया को आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब ध्यान दीजिए विद्यार्थी, जरा देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे। जैसे इस निकाय में कितने आवेश है? n आवेश है और इस आवेश के द्वारा इन पर बल लगाया जाएगा, तो n बल लगाया जाएगा। उस स्थिति में तो हम लिखेंगे यहां से आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत क्या कहेगा कि F नेट बराबर सदिश के रूप में जोड़ना है। F नेट मतलब कुल बल, नेट माने कुल, F माने बल, और सदिश के रूप में जोड़ना है, इसलिए बल वेक्टर राशि है, सदिश राशि है, इसमें वेक्टर का चिन्ह देना है। तो F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस Fn वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए, मतलब इन्हें इस प्रक्रिया को ही आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए विद्यार्थी, अब क्या है इसमें, तो अब बल को लिखेंगे F1 बल, इस Q0 और Q1 के बीच बल लिखेंगे। तो लिखेंगे यहां से F नेट वेक्टर बराबर, लिखेंगे पहले तो इसका परिमाण लिखेंगे Q1 गुने Q2। Q1 की जगह Q0 है, Q2 की जगह Q1 है, तो लिखेंगे Q1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 का होल स्क्वायर। Q1 की जगह Q0, Q2 की जगह Q1 और बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 है तो R1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए प्लस F2 के लिए लिखेंगे Q0 इंटू Q2 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 का होल स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे फिर प्लस F3 के लिए लिखेंगे तो Q0 इंटू Q3 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R3 का होल स्क्वायर प्लस लिखेंगे डैश डैश
प्लस क्यू एन की जगह लिखेंगे तो क्यू नॉट इंटू क्यू एन और बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन का होल स्क्वायर। एन होगा। ये सदिश के रूप में नहीं है, ये मैग्नीट्यूड के रूप में है। अब इसको वेक्टर के रूप में बदलना है। तो इसको वेक्टर के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, इकाई सदिश से गुणा कर देंगे। किस सदिश से, इकाई सदिश से। याद कीजिए आप लोगों को दो आवेशों के बीच लगने वाले कूलम बल या बल के बारे में, विद्युत बल, उस सदिश के रूप में जब हम लोगों ने लिखा था तो वहां पे इकाई सदिश से गुणा करके सदिश के रूप में लिखा गया था। ये बात स्पष्ट हो गया। तो इसको हम लोग सदिश के रूप में लिखेंगे तो इकाई सदिश से गुणा करना होगा। क्लियर हो गया। चलिए फिगर बना के इतना नोट कीजिए, फिर हम अगला स्टेप बताते हैं। नोट कीजिए। नोट कर चुके हैं विद्यार्थी। फिगर को मिटा देना, फिगर की आवश्यकता नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए विद्यार्थी, अब इसको हम इकाई सदिश से गुणा करेंगे, लिखेंगे वेक्टर के रूप में। इसीलिए एफ नेट वेक्टर बराबर लिखेंगे वहां से क्यू नॉट इंटू क्यू वन बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर वन का होल स्क्वायर इंटू में लिखेंगे इकाई सदिश एलोंग आर वन, इकाई सदिश एलोंग आर वन, आर वन की तरफ, प्लस दूसरा के लिए लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे क्यू नॉट इंटू क्यू टू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर टू का होल स्क्वायर इंटू में लिखेंगे इकाई सदिश along R2, यूनिट वेक्टर along R2। फिर प्लस विद्यार्थी तीसरा के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे Q नॉट इंटू क्यू थ्री बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R3 का होल स्क्वायर इंटू इकाई सदिश R3 के तरफ। बोले इसमें कोई दिक्कत। इसी प्रकार से NMA के लिए लिखेंगे विद्यार्थी। देखिए क्या होगा, इसी प्रकार से लिखेंगे प्लस डैश डैश प्लस क्यू नॉट इंटू क्यू एन बटा में लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन का होल स्क्वायर इंटू इकाई सदिश आर एन के तरफ, इकाई सदिश आर एन के तरफ। अब विद्यार्थी देखिए यहां से, अब इसको हल करते हैं। इसको लिखेंगे वेक्टर आर बटा आर की वेक्टर, आर वेक्टर का मॉड लिखेंगे ना, तो लिखेंगे यहां से क्यू नॉट इंटू क्यू वन बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर वन स्क्वायर इंटू में R1 वेक्टर बटा R1 वेक्टर का मॉड, ये ना लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्लस Q नॉट इंटू क्यू टू बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 का होल स्क्वायर इंटू में लिखेंगे R2 वेक्टर बटा R2 वेक्टर का मॉड। फिर लिखेंगे प्लस यहां से लिखेंगे Q नॉट इंटू क्यू थ्री बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R3 का होल स्क्वायर इंटू R3 वेक्टर बटा R3 वेक्टर का मॉड, ये ना लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्लस इसी प्रकार से डैश डैश प्लस क्यू नॉट इंटू क्यू एन बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एन का होल स्क्वायर इंटू आर एन वेक्टर बटा आर एन वेक्टर का मॉड। ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए। इतना लिख सकते हैं, इतना लिखिए। फिर एक लाइन और है उसको हम बता रहे हैं। बस ये मेथड है लिखने का, कुछ खास इसमें है नहीं। आप एक बार स्टेप समझ जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा और कोई भारी चीज नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए, फिर लास्ट स्टेप बताते हैं। चलिए विद्यार्थी लिख चुके हैं, चलिए यही को आपको समझा देना। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो R1 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना।
तो बताइए, तो ये मॉड का स्क्वायर है और ये मॉड का 1 है, तो 1 और 2 मिलाकर घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पावर 3 और क्या लिखेंगे 3। उसके बाद इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये पावर 2 है और ये पावर 1 मिलाकर पावर 3 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बस पावर 3 कर देना, मोड में लगा देना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इसको लिखेंगे आखिरी वेक्टर का मोड, आपको लिखना है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आरएन वेक्टर के मोड का क्यू, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ चार्जेस, ये लिखेंगे एफिनिट वेक्टर। आ गया समझ में। अब आप कहेंगे कि सर आपने एन आवेशों के लिए चर्चा की, एन आवेशों को हम लेकर चर्चा की, क्या हम 2 आवेश को लेकर नहीं कर सकते? क्या हम 3 आवेश को लेकर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इजी वे में हम एन के लिए लिखना सिखाए, आप 2 के लिए लिखेंगे बस 2 बार लिखेंगे, 3 के लिए लिखेंगे तो 3 बार लिखेंगे। समझ में आ गया ये बात? बोलिए। चलिए इतना समझ में, यही था आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ये तो स्पष्ट हो गया। चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग आज स्थिर वैद्युतिकी के सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सबसे लास्ट टॉपिक क्या है? संधारित्र और धारिता। संधारित्र और धारिता, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटी। जैसे कोई ग्लास है तो ग्लास संधारित्र का काम करता है, और वो उस ग्लास में जितना पानी, जितना जल अटेगा, जितना जल रखा जा सकता है, तो वो उस ग्लास की धारिता अर्थात उस संधारित्र की धारिता का है। समझा गया? तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आप नोट कीजिए इसको। नोट कर चुके हैं? चलिए आप सभी लोग नया टॉपिक हेडिंग देंगे, और ये लास्ट टॉपिक है विद्यार्थी स्थिर वैद्युतिकी का। इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर ध्यान देंगे, जो बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो स्टैंडर्ड प्रश्न ऑब्जेक्टिव उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। हेडिंग देंगे संधारित्र एवं धारिता। संधारित्र एवं धारिता, ये टॉपिक का नाम है। संधारित्र एवं धारिता, इसको बोलते हैं विद्यार्थी कैपेसिटर एंड कैपेसिटी। कैपेसिटर एंड कैपेसिटी, ये क्या होता है? कैपेसिटर क्या होता है? और इस कैपेसिटर को विद्यार्थी हिंदी में क्या बोलते हैं? संधारित्र। ये संधारित्र क्या होता है? ये संधारित्र जो है 2 प्लेटों के मिलने से बनाया गया है, 2 प्लेटों के संयोजन से संधारित्र का निर्माण किया गया है, जिसका यूज जो है ऊर्जा को या आवेश को संचित करने में किया जाता है। समझ में आ गया? जैसे इसको सिंपली समझिए, जैसे कोई ग्लास है, तो ग्लास संधारित्र का काम करता है। उस ग्लास में जो रखते हैं, तो ग्लास किसके लिए? किसी वस्तु को रखने के लिए, अर्थात ग्लास जल को रखने के लिए, दूध को रखने के लिए है। उस स्थिति में तो वो जल और दूध जो हो गया वो एनर्जी का काम करेगा, ऊर्जा का काम करेगा, अर्थात उस ग्लास के द्वारा ऊर्जा को रखा जा रहा है, ऊर्जा को संचित किया जा रहा है, अपने अंदर स्टोर किया जा रहा है। तो उस ग्लास को संधारित्र कहते हैं। और जितना उस ग्लास के द्वारा ऊर्जा को अपने में संचित रखा जाता है, जो उसकी कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है, उसको धारिता कहा जाता है। स्पष्ट हो गया? फिर से समझिए संधारित्र क्या होता है। कहता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेट्स। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्लेट्स विच इज यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन इट। मतलब कहता है कि 2 प्लेटों का वैसा संयोजन जिसका उपयोग ऊर्जा को या आवेश को संचित करने में किया जाता है, उसे संधारित्र कहते हैं। समझ में आ गया?
फिर से समझिए, दो प्लेटों का वैसा संयोजन जिसका उपयोग ऊर्जा या आवेश को संचित करने में किया जाता है उसे संधारित्र कहते हैं। और उस संधारित्र में जितना ऊर्जा संचित रखा जा सकता है उसकी क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र की धारिता कहते हैं। धारिता को हम आगे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी कुछ यहाँ और भी बात बताना है। आ गया समझ में विद्यार्थी? ये जो संधारित्र है इसका यूज कैलकुलेटर में किया जाता है, बैटरी में किया जाता है। समझ में आ गया? इसका यूज बैटरी में किया जाता है, कंप्यूटर में भी किया जाता है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब ये संधारित्र जो है कई प्रकार का होता है। एक तो आकार एवं आकृति के अनुसार पाया जाता है। पहला क्या होता है, संधारित्र में मुख्य रूप से विद्यार्थी हम लोग को 3 या 4 पढ़ना है संधारित्र के बारे में। पहला होता है समांतर पट संधारित्र। समांतर पट संधारित्र इसको बोलते हैं। समांतर पट संधारित्र इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरा होता है विद्यार्थी अनंत। एक काम कीजिएगा, इसका फिगर भी बना दीजिए, या पहले लिख लीजिए, अनंत पट संधारित्र। इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेट कैपेसिटर। इंक्लाइंड प्लेट कैपेसिटर, इंक्लाइंड प्लेट कैपेसिटर। तीसरा होता है विद्यार्थी गोलीय पट संधारित्र। गोलीय पट संधारित्र इसको बोलते हैं स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। चौथा होता है विद्यार्थी बेलनाकार। बेलनाकार पट संधारित्र। इसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर मतलब ये मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। लेकिन विद्यार्थी आप लोग को इसमें से सिलेबस में 3 पढ़ना, 1, 3, 4। मतलब समांतर पट संधारित्र, गोलीय पट संधारित्र, बेलनाकार पट संधारित्र। अब आइए इसका फिगर समझते हैं। ये आकार एवं आकृति के अनुसार इसको डिवाइड किया गया है। अब इसका फिगर समझते हैं कि फिगर कैसा होता है। पहला समांतर पट, आप लाइन से समझिएगा कि लाइन से ही हम फिगर को बनाएंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फिगर को बनाएंगे। नोट कीजिए। लिख चुके हैं? चलिए हम लाइन से फिगर बना रहे हैं, आप लोग फिगर कोई बनाएंगे, समझेंगे हम लोग। यहाँ पर विद्यार्थी कैपेसिटर में क्या होता है कि जो 2 प्लेट होता है वो 2 प्लेट एक दूसरे के विपरीत आवेश वाले होते हैं, समान आवेश वाले नहीं होते। मतलब एक धन प्लेट होता है तो दूसरा ऋण प्लेट होता है। ऐसा नहीं कि दोनों धन प्लेट होंगी और ऐसा नहीं कि दोनों ऋण प्लेट होंगी। आई बात समझ में? बोलिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये समांतर पट संधारित्र।
प्लेट पर धन आवेश, तो इस प्लेट पर ऋण आवेश। ये दो प्लेटों का संयोजन हो गया। मान लीजिए कि इन दोनों प्लेटों का डिस्टेंस जो है डी है, ठीक है, और यहां से विद्यार्थी ये भूयोजित किया गया है, इसको कहते हैं अर्थिंग। आप लोग नाम सुने होंगे, भूयोजित, अर्थिंग। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भूयोजित करने से आवेश अंदर चला जाता है, पृथ्वी के अंदर चला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप किसी प्रश्न में ऐसा कोई फिगर दे दे और यहाँ पर ऐसा भूयोजित बना दे किसी प्रश्न में, तो क्या आप वहां पर बोलेंगे कि आवेश अंदर चला गया पृथ्वी के? तो इसको हल नहीं करेंगे। उसका मैथमेटिकल मीनिंग कुछ अलग होता है। उसका मैथमेटिकल मीनिंग होता है कि यहाँ पर डेल्टा V का मान 0, मतलब इस बिंदु के लिए विभवांतर का मान 0 होता है। विभवांतर का मान क्या होता है? 0। विभवांतर नहीं, सॉरी, विभव का मान 0 होता है। विभवांतर तो दो बिंदुओं के बीच के लिए हो गया। इस बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। जहां पर अर्थिंग किया गया होता है, जहां पर अर्थिंग किया गया होता है, उस बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? 0 होता है। इसका मैथमेटिकल पॉइंट या मैथमेटिकल मीनिंग यही होता है। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है, वो बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। समझ में आ गया? ये समांतर पट संधारित्र। चलिए अब दूसरा बनाते हैं, आनत पट संधारित्र। आनत में क्या होता है कि एक प्लेट इंक्लाइन होता है, इंक्लाइन मतलब तिरछा प्लेट, और दूसरा प्लेट जो है, दूसरा प्लेट क्या होता है? सीधा होता है। ये अर्थिंग वाला पॉइंट, ठीक है, इसको बोलते हैं आनत पट संधारित्र। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। फिगर को बनाइए, फिर उसके बाद अगला फिगर बनाइए, केवल इसे फिगर को समझना है। उसके बाद हम लोग धारिता समझेंगे और धारिता से फिर इस टॉपिक की शुरुआत होगी, ठीक है। फिगर बनाइए। बना चुके? चलिए तीसरा देखिए, गोलीय पट संधारित्र। तीसरा को हम लोग समझेंगे। ये गोलीय पट संधारित्र। चलिए तीसरा बना लीजिए, गोलीय पट संधारित्र है ये, इसको अर्थिंग बोलते हैं। तीसरा नंबर गोलीय पट संधारित्र। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि R1 है और इसकी त्रिज्या R2 है इस प्लेट की, ठीक है, बना लीजिए। चौथा होता है विद्यार्थी बेलनाकार पट संधारित्र। इसको हम लोग समझेंगे। चलिए बना लीजिए। ये धन प्लेट है और ये वाला ऋण प्लेट है और ये भूयोजित किया गया है, ठीक है। इसकी त्रिज्या A है और इसकी त्रिज्या B। बना लीजिए। फिर इस पर हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र। बनाइए, धारिता पढ़ेंगे।